वही ओल्ड ग्रैंडपा अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब अचानक उस पार्टी की इवनिंग में मेरे पास एक जूता आया जो मेरे सर पे लगा। लेकिन वो डिजास्टर वो तो बहुत ज़्यादा भयानक था और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है ये लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो कहती है, तुम देखी क्या जा रहे हो, तुम आए कहाँ से? ये तो मैंने फेंका था लेकिन तुम्हारे सर पे लग गया। तो वो झुकते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की कहती है, क्या मतलब? तो वो कहता है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी हील बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है। और तब वो हील उठाता है जिसकी एड़ी टूटी हुई थी। तो वो कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तो क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? तो वो कहती है, प्लीज क्या तुम मुझे उठा सकते हो? तो वो कहता है, क्या तुम्हें उठाना है? और उसके एक्सप्रेशन तो बड़े मजेदार थे। वो कहती है, हाँ हाँ मुझे उठा लो ना प्लीज, मैं नंगे पैर नहीं जा सकती। तो तब उसने उसे उठा लिया था बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में। तो तब वो कहती है, और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने जानबूझ के वो हील तुम पे नहीं फेंकी थी, मैं तुम्हें मारने वाली नहीं थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि हील टूट गई थी और जब मैंने फेंका तुम्हारे सर पे लग गई। लेकिन क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रही है? तो तब वो सोचता है, वो हील तो इतनी ज्यादा सख्त थी कि मेरे सर में दर्द हो रही है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एटलीस्ट उसकी वजह से मैं किसी के प्यार में पड़ गया। और तब वहाँ उसने उसके हाथ में रिंग पहना दी थी। तो वो कहती है, वाह ये रिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और तब उसके हाथ में भी वही रिंग थी, उसी ग्रैंडपा के जो अपनी जवानी के दिनों में था। और वो कहता है, ये मेरे लिए काफ़ी था कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊँ। तो वो लड़की जो डेफनी थी वो कहती है, तुम तो सरप्राइजिंगली एक रोमांटिसिस्ट हो, है ना? तो वो तो ब्लश किया जा रहा था और ये सारी की सारी बातें वो हमारी लुटिशा को सुना रहा था। तो लुटिशा कहती है, वाह ये कितनी किस्मत वाली कहानी है ना, और मैं तो रोमांस फैंटेसी नावल की फैन हूँ, मुझे तो ये सुनकर बड़ा मजा आया। वो कहती है, ग्रैंडफादर आप तो एक रोमांटिसिस्ट हैं, है ना? तो वो कहता है, क्या? और उससे डेफनी की बात आती है। वो कहता है, हाँ एक वक्त था जब ऐसा था, लेकिन ये सब कुछ आखिर तक नहीं चला क्योंकि वो मुझे छोड़ के चली गई। और तब मेरे हाथ में सिर्फ एक रिंग थी और मुझे तो ऐसा लगता था कि हमारा लव बहुत ज्यादा स्पेशल है। लेकिन मेरे पास सिर्फ वो रिंग बची थी क्योंकि एक दिन अचानक वो गायब हो गई और किसी ने कहा वो मॉन्स्टर अटैक में मर गई है जब वो अपने हिडन लवर के साथ भाग रही थी। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया, पर मैं कर भी क्या सकता था? तो हमारी कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, उसको तो किसी मॉन्स्टर ने मारा ही नहीं। तो वो कहता है, क्या किसी मॉन्स्टर ने मारा नहीं? तो वो कहता है, मिस लुटेशिया आप डेफनी को इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाना चाहती हैं, लेकिन प्रिंसेस चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको अपना मजाक उड़ाने नहीं दूंगा, चाहे आप एक फेराथ्यून क्यों ना हो। तो हमारी कहती है, नहीं नहीं ग्रैंडफादर मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ और आपको पता होना चाहिए मैं एक मीन चाइल्ड नहीं हूँ जो दूसरे लोगों की प्रीशियस मेमोरीज को गटर में डाल दे। तो वो कहता है, लेकिन ये तो सच में ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है और ये तो कोई ऐसी है जिसे आराम से मिला जा सकता है, लेकिन इसको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता और मैं इस बात पे एग्री हूँ कि ये बुरी बच्ची नहीं है। तो वो सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इसने मुझे यहाँ पे बिठाया और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ, टाइम भी गुजर गया। तो तब वहाँ एक फाइल रखते हुए कहती है, ये बेहतर होगा कि आप इसको खुद देख ले क्योंकि अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आया तो मैं कुछ समझा नहीं सकती। तो तब वो फाइल खोलता है। वो कहता है, ठीक है मैं खुद देख लेता हूँ। तो वो कहती है, डेफनी ने कभी भी किसी और आदमी को डेट नहीं किया और ना ही वो किसी मॉन्स्टर के हाथों मारी गई क्योंकि वो किडनैप हुई थी और उनपे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुए थे। वो कहता है, क्या? और उसमें वो सारी रिपोर्ट्स लिखी थी और आखिर में वो गुजर गई। लेकिन वो सोचता है, क्यों आखिर डेफनी के साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? तो हमारी कहती है, आपको पता होना चाहिए जिस शख्स ने उसको किडनैप किया और ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाई, क्या आप क्यूरियस नहीं है कि वो कौन है? तो आपको रिवेंज लेना होगा, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? तो वो कहता है, क्या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ाई गई थी? तो वो कहता है, ये मेरा काम है, रिवेंज मैं लूंगा, बस तुम मुझे ये बताओ वो था कौन? तो हमारी कहती है, नहीं नहीं मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई नाम लिखा भी नहीं था, तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे अगर मैं आपको बताऊंगी? तो वो सोचता है, इस रिपोर्ट में तो कोई लोकेशन भी नहीं लिखी और ना ही किसका नाम लिखा है, लेकिन मुझे कल्प्रिट के बारे में पता करना होगा और ये बेहतर है कि मैं चीज़ों को गैर यकीनी ना छोड़ दूं, लेकिन मुझे अब लेडी पे यकीन करना होगा। वो कहता है, ठीक है मुझे आप पे यकीन है, मुझे यकीन है आप जो कह रही हैं। अब हमारी हीरोइन वहाँ पर बैठी हुई थी तो वो सोचता है, ये बच्ची ये तो बिल्कुल सच बोल रही है। तो हमारी कहती है, मैंने वो नेकलेस वो काउंट जोसनहैम से चुराया था और वो जो जेल में है जिन्होंने मेरे अंकल से रिश्वत ली थी और ये सारा काम उन्होंने खुद किया है और ये स्पिरिट नेकलेस ये डेफनी का था और ये सब कुछ मैंने तब देखा जब मैंने उस रिपोर्ट को देखा और इसी वजह से मैंने एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट चुरा ली। वो कहता है, लेकिन तुमने ये चुराई कैसे? तो हमारी सोचती है, मैंने तो किसी टैक्स ला के मदद से चुराई थी, लेकिन वो ये नहीं बता सकती थी, उसने अपनी एबिलिटी यूज की थी। तो तब वो कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इस सब बातों को छुपाना चाहती हो? तो हमारी कहती है, ग्रैंडफादर। वो कहता है, हाँ क्या हुआ? तो हमारी कहती है, क्या ये डेफनी की वजह से था कि आपने अभी तक शादी नहीं की? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने मुझे प्यार से नफरत करना सिखा दिया था। तो हमारी कहती है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि आप अरेंज मैरिज कर लेते? तो वो कहता है, हाँ सच ये है कि मैं कभी भी किसी को नहीं चाहता था
कि डेफनी की जगह कोई भी मेरी वाइफ की जगह ले, इसलिए मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। तो वो कहती है ग्रैंडफादर, और क्या आप अडॉप्शन नहीं करना चाहते थे? वो कहता है हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी। तो हमारी कहती है लेकिन क्या हो कि आपका और डेफनी का एक बेटा हो? तो वो कहता है क्या क्या सच में? तुम्हारा कहने का मतलब है कि डेफनी वो सच में? तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। वो सोचता है डेफनी तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में मारी गई, तो इसका मतलब है कि मेरा बच्चा, क्या वो जिंदा हो सकता है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल वो जिंदा है, और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो कहता है सच में? क्या तुम सच कह रही हो? तो हमारी कहती है क्या आप अपने बेटे से मिलना चाहेंगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उससे मिलना चाहूँगा। और तब वो कहता है ठीक है, आपको मुझसे क्या चाहिए, आप मुझे बता सकती हैं। तो हमारी कहती है क्या, मुझे क्या चाहिए? तो हमारी बहन कहती है मुझे मुझे तो बहुत सारी चीज़ चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी मैं आपको अपने बेटे से मिला दूंगी। तो वो कहता है सच में? लेकिन क्यों? डेफनी का नेकलेस, वो लैब रिपोर्ट, कल्प्रिट और मेरा बेटा, क्या सच में प्रिंसेस ये सारे कार्ड्स जो उसके पास थे वो मुझे दिखा रही है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और ये डील क्यों नहीं हुई? वो कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? तो हमारी बहन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेरेंट अपने बच्चों से मिल जाए, और आपको पता है ना मैं कैसे रही थी, और मैं चाहती थी मेरे डैड और मेरे भाई मुझसे मिल जाए, और मुझे बहुत ज़्यादा सैड लगता है कि मेरे मॉम और डैड मेरे बगैर रह रहे थे। तो वो कहता है क्या? तो हमारी उन कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा आपसे मिल जाए और आप उसके साथ हंसी खुशी रह सके, इसलिए मैं बिल्कुल भी गंदी बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको आपके बेटे से मिलवाऊंगी। तो वो सोचता है ट्रैश तो मैं था, क्योंकि ये बच्ची ये तो बिल्कुल प्योर है और इसकी इंटेंशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो हमारी कहती है क्या मैं आपकी मीटिंग अरेंज करवा दूँ आपके बेटे के साथ? वो कहता है हाँ प्लीज़। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो तब वहाँ जाने लगता है। वो कहती है हे ग्रैंडफादर, वो असल में बात यह है कि आपका बेटा, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो वो अपनी राइट स्टेट में नहीं होगा। अगर वो वैसा ना हुआ जैसा आपको लगता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? वो सोचता है मेरा बेटा कितना मिजरेबल होगा ना कि उसको ये कंफर्म करना पड़ रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है प्रिंसेस मैं भी इतना ज़रा बुरा नहीं हूँ कि अपने बेटे को एक्सेप्ट ना करूँ। तो तब वो कहती है चलो अच्छा हुआ, और तब वो वहाँ आराम से बैठ गई थी। वो सोचती है मैंने सही किया है ना। और तब वहाँ दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। तो वो कहती है तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो भी खड़ा था वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे इस हालत में देखकर खुश हो जाएंगे? प्रिंसेस तुम्हें ये डिस्कस्टिंग नहीं लगता? तो वो कहती है नहीं नहीं, डिस्कस्टिंग कैसे, तुम दूसरों से अलग हो। लेकिन मेरी फैमिली के बारे में क्या? मेरे पास भी तो पावर नहीं है ना, मैं फेराथन फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मैजिक एनर्जी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं भी डिस्कस्टिंग हूँ? वो कहता है नहीं नहीं, आप तो एक्सेप्शन है ना, लेकिन आप तो फेराथन ब्लड से हैं और वो स्पेशल है। तो वो कहती है अच्छा, तो फिर आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि ओपा आप तो बहुत ज़रा अच्छे हैं। और ओपा बड़े भाई को कहते हैं कोरियन में। वो कहते हैं ठीक है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप अपने डैड से मिल जाएं, और बाद में आपको खुद डिसाइड करना होगा कि जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो वो लड़का कहता है मुझे बहुत ज़रा मुश्किल लग रहा है, अगर मेरे डैड को मैं पसंद ना आया तो वो कहती है फिक्र ना करे, आपके डैड आपके साथ अच्छे से रहेंगे, और वैसे भी मैं भी अभी सीख रही हूँ ना, तो मुझे भी कुछ खास नहीं पता। तो वो कहता है ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा अपने फादर से। तो हमारी कहती है अच्छा ये तो अच्छी बात है, और तब वो स्माइल करती है। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब वहाँ पर वही काउंट बैठा हुआ था, और वो खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ पे वही चिड़िया आई थी जो हमारी हीरोइन की थी, वो ही जैक हरमस। तो वो अपने पाँव में एक चिट्ठी लेकर आया था। तो काउंट उस चिट्ठी को देखता है, वो कहता है चलो फाइनली, वो स्माइल करता है। वो कहता है थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, और तब वहाँ पर दाने डालता है तो वो चिड़िया उन दानों को चूने लग जाती है और पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी। तो काउंट कहता है ऐसा लगता है ये मुझे कर्ज कर रही है। तो मेड कहती है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, ये इंसल्ट समझ रही है अपने आप को। तो तब मेड कहती है ऐसा लगता है कि प्रिंसेस ने आपके लिए स्नेक बना के भेजे हैं पेंटिंग में। वो कहता है स्नेक? तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है ये स्नेक है। स्नेक नहीं है तो क्या है? वो कहता है कि स्नेक नहीं है, ये गोल्डन एरो है। ये देखो सही, यहाँ पे दो एरो है, एक गोल्डन एरो जिसका मतलब है लव, और दूसरा लीड एरो जिसका मतलब है अबोमिनेशन। तो वो कहती है हैं ये कहाँ पर लिखा है? तो मुझे तो यहाँ सिर्फ येलो कलर नजर आ रहा है। और उसके बाद वो वहाँ गार्ड में पहुंच गया था। तो तभी हमारी बहन भी वहां पर थी। वो कहती है ग्रैंडफादर आप यहाँ पर आए गए? तो तब अपने टाई सही करा था। तो वो कहती है आप तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे हैं, प्लीज आप यहाँ पर आएं, और उसका हाथ पकड़ के वहां से ले जा रही थी। तो वो सोचता है क्या सच में मुझे वहां जाना होगा, और तब उसका हाथ छोड़ देती है। वो कहती है यहाँ पर आपका बेटा यहाँ पर है, आप उसे मिल सकते हैं। तो वो सोचता है मेरा बेटा, इस पिलर के पीछे मेरा बेटा है। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो कहता है क्या क्या प्रिंसेस मेरा मजाक उड़ा रही थी? अभी तक मुझे धोखा मिला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है तो वो उसको बुलाता है फादर। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर सच में एक लड़का खड़ा हुआ था जिसके ब्लू बाल थे बिल्कुल डेफनी की तरह। वो कहता है फादर मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो वो कहता है क्या क्या सच में तुम? और तब काउंट सोचता है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम डेफनी की तरह दिखता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा है और इतने साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक ये बिल्कुल छोटा है। तो तब उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है
तो तभी वो नीचे झुक जाता है। वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा काउंट, मुझे लगा मुझे आपको फादर कहना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो जाएगी ना, और वैसे भी आपको मेरी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, क्योंकि वो सोचता है जब मुझ पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ग्रो अप नहीं हो सका, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये रिजल्ट हुआ कि मेरी उम्र बढ़ ही नहीं रही थी और मैं तो मरता भी नहीं था, इसलिए उन लोग को लगा मैं बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। तो तब वो कहता है आप भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे ना, तो उसका डैड कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। तो वो सोचते हैं क्या क्या इनको भी बुरा लगा कि मैं ऐसा हूँ, तो तब उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरा बेटा इतना ज़रा वंडरफुल था, और मैं तो अभी तक जानता भी नहीं था कि तुम एग्जिस्ट करते हो, और तुम्हारे पोर फादर को तो ये भी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। और वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और हमारी हीरोइन वहाँ खड़ी उनको देख रही थी। वो सोचती है जिस रीज़न की वजह से डेफनी को किडनैप किया गया और उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, वो रीज़न सिंपल थी, क्योंकि डेफनी वो तो एक इंसान थी नहीं, वो एक फेरी थी। और जब उनको पता चला कि वो काउंट कैंडर के बेटे के साथ प्रेग्नेंट है, तो उनको लगा शायद उसकी आइडेंटिटी डिस्कवर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उनको ये कहा कि उसको मॉन्स्टर खा गए हैं और वो अपनी लवर के साथ भाग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस सब के पीछे वही काउंट था जिसने ये सारा कुछ किया था, और वो उनका दोस्त होकर भी उनको धोखा दे रहा था, काउंट जोसनहैम। तो वो कहती है ऑफ कोर्स उस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था कि आखिर ये है कौन, लेकिन काउंट कैंडर को कभी भी पता नहीं चल सकता, और उस रिपोर्ट में मैंने सिर्फ एक चीज़ बदली थी, वो था नंबर 8, और नंबर 8 इस टेस्ट एक्सपेरिमेंट का नाम था, जो कि ये ओपा है, और ये ओपा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी एज रुक चुकी थी क्योंकि वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे इस पे, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि उसके फादर उसको पसंद करेंगे भी या नहीं। तो वो कहता है आपको मैं डिस्गस्टिंग नहीं लगता, मैं इतना ज़रा यंग दिखता हूँ, हालांकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है। तो उसका डैड कहता है कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो तुम मेरे सामने बड़े हो सकते हो, चाहे तुम बड़े हो या ना हो, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, और थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो वो कहता है थैंक यू सो मच, क्या मैं हमेशा आपके साथ रह सकता हूँ। और वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद वो हमारी लुटीशिया के सामने झुका हुआ था। वो कहता है आपने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया और मुझे मेरी वाइफ के बारे में सारा सच बताया, इसलिए मैं अलेक्जेंडर कैंडोर अपनी पूरी लाइफ आप पे डेडिकेट करता हूँ। आपको कोई भी जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, और अब से मैं आपको सर्व करूंगा माय लॉर्ड। तो हमारी लुटीशिया वो स्माइल करती है, वो कहती है मैं आपको परमिशन देती हूँ। और तभी नोटिफिकेशन आई थी आपको काउंट कैंडोर की अलाइजेंस मिल चुकी है और वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, और वो एक ऐसा इंसान है जो पूरी टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपके डैड के बाद, और उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरेगी, और ये पूरी टेरिटरी का बैकबोन है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको उनकी तरफ से एक ओथ मिल चुकी है और वो मोनार्क लेवल की पर्सन है। तो वो सोचती है चलो ये अच्छा तो हुआ, और तभी उसकी क्वेस्ट वो भी कंप्लीट हो गई थी, और तभी उसको कैश मिला था। तो तब वो कहती है सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ग्रैंडमा कुछ सोल्व करें, और चूंकि मैं ओपा को अपने साथ लेके आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको अडॉप्ट कर ले, क्योंकि सबको यही लगेगा कि मैं लेके आई हूँ तो सब मुझसे सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं सारे मामले को आप पे छोड़ती हूँ, आप प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। और वो सोचती है जब मैंने उस रिपोर्ट में से 8 को समन किया तो मुझे नहीं पता था ये बच्चा या फिर ये लड़का यहाँ पर आ जाएगा, और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन किसे पता था कि ये अपनी फैमिली के साथ रीयूनियन हो सकता है, और तब तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने अपनी मेट से कहा इसे नहलवा दे, और फिर उसने बात ली, लेकिन मैं उसको उसके फादर के साथ ऐसी मैस में मिलने नहीं दे सकती थी। तो काउंट कैंडर कहता है जीजी मैं समझ सकता हूँ कि हिज एक्सलेंसी और आपके भाइयों का रिएक्शन कैसा होगा, और वो तो बड़े डरावने लग रहे होंगे, वो कहेंगे आखिर ये है कौन, तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो। तो तब काउंट कैंडर कहता है लेकिन प्रिंसेस मैंने सुना था कि एक स्पेशल सेरेमनी होती है जिसकी वजह से मैं आपका लॉयल सबऑर्डिनेट बन सकता हूँ। तो वो कहती है क्या ये किसने कहा। तो वो कहते हैं मुझे तो वाइकाउंट डेयर ने बताया था। तो हमारी सोचती है वाइकाउंट डेयर आखिर ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ा। तो तब वो कहता है मैं कंप्लीटली समझता हूँ कि अगर आपको मेरी लॉयल्टी पे शक हो तो, और मैं अगर कभी भी प्रिंस से रूड हुआ हूँ तो मुझे माफ़ी कर दीजिएगा, और अब से मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी आपसे बगावत नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो हमारी दिल में सोचती हैं बस करते ग्रैंडमा, सारे लोगों में से सिर्फ आप ही पागल नहीं थे, अब आप ही हरकतें ना करना शुरू कर देना। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे दोबारा से वो क्रेजी वो दोबारा नहीं करनी, जैसे मुझे पेंटिंग बना के देनी पड़ती है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार हर किसी को ड्राइंग बना के देती रहूं। प्लीज अब आप भी काउंट डेयर की तरह मेरे साथ ऑब्सेस ना हो जाना। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।